तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड को। बात करें तो अभी 10 साल पुराना बैंक है, लेकिन बैंक ने पिछले काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छा बिजनेस इंक्रीज़ कर लिया है। काफ़ी अच्छे लोन और एडवांसेस यहाँ पे इन्हें दिए हैं और आज की इस वीडियो में इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। सारे बैंक के फाइनेंशियल चेक करेंगे और पूरी बैंक की प्रोफाइल और बैंक का नेटवर्क भी हम चेक करेंगे। तो अगर बात करें अपने बंधन बैंक लिमिटेड की, तो जैसे मैंने बात की 10 साल पुराना बैंक है और 2014 में इसको लाइसेंस मिला था। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये पहले एनबीएफसी थी और 2014 में इसको आरबीआई से लाइसेंस मिल गया था और फिर इन्होंने अपना बैंक बना लिया बंधन बैंक लिमिटेड। तो काफ़ी अच्छा बैंक है और काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड बैंक है। अब बात करें बैंक के करंट के की हाईलाइट्स की। अभी जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं बैंक के, उसके साथ देखें तो काफ़ी अच्छा डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है वो है 1174 बिलियन रुपीज़ का। तो काफ़ी अच्छे डिपॉजिट पिछले 10 साल में बैंक ने अपने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए और जो बैंक ने लोन और एडवांसेस दिए हुए हैं वो भी लगभग उतनी हैं 1159 बिलियन रुपीज़ के। तो काफ़ी अच्छे से देखें तो बैंक ने अपने कस्टमर को एक्वायर किया है, उनसे डिपॉजिट भी कराए हैं और साथ साथ दूसरे कस्टमर को यहाँ पे उन्होंने अच्छे से लोन भी दिया हुआ है। उसके बाद करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो काफ़ी अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है बैंक का 7.2% का। बात करें तो दूसरे प्राइवेट बैंकों के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा हायर साइड पे, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है बैंक। उसके बाद करें कासा परसेंटेज, यानी कि कंपनी बैंक ने जो है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू कितना यहाँ पे पैसा डिपॉजिट करवा रखा है, तो 36% का बैंक का कासा है। यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि उनको सस्ता पैसा मिल जाता है। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट देना नहीं, जो भी पैसा पड़ा है, और सेविंग अकाउंट बात करें तो 3 से 4% के आसपास का बड़ा नॉमिनल सा यहाँ पे उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन ये पैसा जब वो आगे लोन पे देते हैं तो 12-15% के आसपास बैंक आराम से यहाँ पे अर्न कर पाता है लोन के ऊपर। तो एक अच्छा बैंक को इंटरेस्ट मार्जिन मिलता है अगर कासा उसका अच्छा है। उसके बाद करें रिटर्न ऑन एसेट, तो ये भी बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट रिटर्न ऑन एसेट्स है 1.9% का। 1% से ज़्यादा किसी बैंक का रिटर्न ऑन एसेट होता है, काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी उसकी मानते हैं। और अगर 2% के आसपास कोई बैंक ले जाए तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ देखें तो लगभग 2% के आसपास बैंक के यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। ऐसी बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये भी बढ़िया है। 14% की रिटर्न इक्विटी आई है जो क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट आए 2024 में, उसके साथ जो डेटा है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बैंक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद करें बैंक के जो ब्रांच के नेटवर्क है, कैसे कहाँ ब्रांचेस हैं, तो पूरे पैन इंडिया में बैंक की ब्रांचेस हैं, पूरे पैन इंडिया में इनकी प्रेजेंस है। बात करें तो 4600 के आसपास बैंकिंग यूनिट्स या बैंकिंग आउटलेट्स हैं। उसके साथ साथ 1647 ब्रांचेस भी हैं। टोटल मिला के बात करें तो 6200 से ज़्यादा बैंक के पास में अपने कस्टमर के टच पॉइंट्स हैं, जहाँ पे बैंक अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देता है। उसके बाद करें तो 438 ATMs भी बैंक रन कर रहा है। तो कुल मिला बात करें तो काफ़ी अच्छा बैंक का नेटवर्क है। साथ साथ हमने जो सारा डेटा चेक किया वो भी अच्छा है, बैंक के इंटरेस्ट मार्जिन बढ़िया हैं और बैंक ने डिपॉजिट और एडवांसेस भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। इसके अगर हम बात करें बैंक के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ पे ब्रांचेस हैं, कहाँ आउटलेट हैं, तो जैसे हमने बात की थी ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया प्रेजेंस है और लगभग 6200 के आसपास बैंक के आउटलेट हैं। तो कौन से एरिया में कितने हैं, तो बात करें तो बैंक का फोकस है वो मेनली रूरल एरिया में और अंडर बैंक पॉपुलेशन में। अंडर बैंक पॉपुलेशन मतलब जहाँ पे बैंक कम है लेकिन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्योंकि अगर बात करें तो बड़े शहरों में, अर्बन सिटीज़ में तो बहुत सारे बैंक ऑलरेडी हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तो वहाँ पे कस्टमर एक्वायर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जहाँ छोटे शहर हैं या गांव हैं, कस्बे हैं, वहाँ बैंक कम है, तो वहाँ जाके अपना बिजनेस बढ़ाना काफ़ी ईजी है। और ऑलरेडी जैसे एनबीएफसी की बात करें तो पहले से ही काफ़ी अच्छे से मार्केट पकड़ थी और उसी को देखते बैंक ने अभी रूरल एरिया में और यहाँ पे अंडर बैंक एरिया में ही ज़्यादा फोकस रखा है। बात करें तो मेट्रो सिटीज़ में बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो 11% की हैं, अर्बन एरिया में 18% है, रूरल एरिया में 34% और सेमी अर्बन में 37%। यानी बात करें तो सेमी अर्बन और रूरल एरिया मिला के लगभग 70% ज़्यादा ब्रांचेस बैंक के आउटलेट सब वहीं पर हैं और वहाँ से ही काफ़ी अच्छा बिजनेस बैंक को आता है। बात करें कि पिछले एक साल के अंदर कितने ब्रांचेस या आउटलेट इंक्रीज़ करे हैं, तो दिसंबर 2022 में जो डेटा आया था उसमें जो टोटल आउटलेट थे बैंक के पास में वो थे 5723 और अब 2023 में ये बढ़ के हो गए हैं 6245, यानी कि 522 नए ब्रांचेस और नए आउटलेट बैंक ने खोले हैं। इसमें 125 तो नए आउटलेट बैंक ने खोले हैं और 397 ब्रांचेस खोले हैं। तो काफ़ी अच्छे से देखें तो 400 ब्रांच एक साल के अंदर पिछले बैंक ने खोली हैं। तो काफ़ी अच्छे से बैंक अपनी ब्रांचेस को इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे हमने देखा ऑलरेडी काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, पहले से पैन इंडिया प्रेजेंस है और साथ साथ बैंक अपने जो ब्रांचेस हैं उसको और अच्छे से इंक्रीज़ भी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वैसे हम नंबर देखें तो बैंक हमें कॉन्सेंट्रेटेड दिखाई देता है, यानी कि बैंक की जो ज़्यादातर ब्रांचेस हैं, ज़्यादातर बिजनेस है वो ईस्टर्न इंडिया से और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से ही आता है।
46% जो ब्रांचेस हैं वो ईस्ट इंडिया में है बैंक की, साथ में 10% ब्रांचेस नॉर्थ ईस्ट में भी हैं। तो कुल मिला के नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट को मर्ज कर दें तो 56% हो गया। तो 56% यानी कि 50 से भी ज़्यादा जो परसेंट का बिजनेस है वो बैंक का कॉन्सेंट्रेटेड है ईस्ट इंडिया में। तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है कि डिस्ट्रीब्यूटेड पूरी तरीके से नहीं है। ज़्यादा जो कंपटीशन अगर बैंक को आएगा तो वहाँ से अगर कोई कंपटीशन आता है, वहाँ कोई नया बैंक खुलता है, कोई नई NBFC आती है, तो वहाँ से दिक्कत हो सकती है। पूरे पैन इंडिया में एग्जैक्टली मतलब पूरी तरह से फैला हुआ नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बैंक की एसेट बुक की या फिर लोन बुक की कि कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड बैंक का लोन है। क्योंकि जो बैंक लोन देता है अपने कस्टमर्स को, वो पैसा उनको उधार दे रहा है तो वो उनकी एसेट है, उसके ऊपर उनको रिटर्न मिलती है और वो पैसा भी उनको वापस मिलता है। और जैसे बात की थी 1160 बिलियन रुपीज़ का बैंक ने लोन दिया हुआ है। तो लोन कहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन कौन सेक्टर में ज़्यादा फाइनेंसिंग बैंक करता है, कौन से में कम है, उसको एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो बैंक ने लोन दिए हैं वो EEB ग्रुप को दिए हैं 33.4%। बात करें EEB की तो इसका इन्होंने नाम रखा हुआ है एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस। इसके अंदर बैंक माइक्रो लोन देता है, माइक्रो होम लोन है, माइक्रो बाजार लोन, माइक्रो बिजनेस लोन, इस तरह के लोन ज़्यादातर बैंक जो है अपने इस सेक्टर के अंदर देता है। और यहाँ पे देखें तो रूरल एरिया में और सेमी रूरल एरिया में ही ज़्यादा यहाँ पे बैंक ने लोन दिए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर है बैंक का वो 33.4% का इसी ग्रुप के अंदर है। उसके बात करें दूसरे नंबर पे हाउसिंग फाइनेंस, इसमें बैंक ने 24.5% का एक्सपोजर लिया हुआ है। कमर्शियल बैंकिंग में 21.6%। स्मॉल बिजनेस और एग्रीकल्चर लोन की बात करें तो 16.6% टोटल लोन का यहाँ पे इस सेक्टर में दिया हुआ है। और रिटेल में सबसे कम है 3.9% का। तो बात करें तो वैसे रिटेल में कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जो EEB ग्रुप है उसमें भी ग्रुप मिला के और रिटेल के जैसा ही लगभग वहाँ पे काम हो रहा है और काफ़ी अच्छा मार्जिन बैंक को वहाँ से मिलता है। और बात करें जो रिजल्ट आए हैं ये क्वार्टर थर्ड के, उसमें देखें तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 18.6% की ग्रोथ आई है बैंक के लोन में, यानी कि उसने 18% से 19% लगभग मान लें तो 19% लोन जो है बैंक के ग्रो हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे से बैंक अपना बिजनेस कर रहा है, लोन भी डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ वो इंक्रीज भी हो रहे हैं। और अब हम बात करते हैं बैंक की लायबिलिटीज़ प्रोफाइल की या बैंक के डिपॉजिट की, उन्हें कहाँ से लिए हुए क्या चीज़ें। बैंक के जो डिपॉजिट होते हैं वो उसकी लायबिलिटी होती है कि उसको पैसा वो वापस करना है, उसका इंटरेस्ट भी देना है और पैसा भी उसको वापस करना दूसरे लोगों का, तो वो लायबिलिटी काउंट करता है बैंक। यहाँ देखें हम जैसे बात की थी 1174 बिलियन रुपीज़ के बैंक ने डिपॉजिट लिए अपने कस्टमर से, काफ़ी अच्छा नंबर है। यहाँ देखें तो यहाँ भी जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से 14.8% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक के डिपॉजिट में आई है। तो बैंक के डिपॉजिट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, बैंक का लोन भी इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों ही तरह से बिजनेस अपना बैंक जो बढ़ा रहा है। बात करें दिसंबर 2022 में जो बैंक के पास डिपॉजिट थे वो थे 1022.8 बिलियन के और अब ये हो गए 1174 बिलियन। तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ बैंक के डिपॉजिट में भी आई है। दूसरी बात क्या है कि 71% जो डिपॉजिट है वो रिटेल कस्टमर से बैंक ने लिए हुए हैं। अब रिटेल कस्टमर का मतलब क्या है कि या तो सेविंग अकाउंट में जमा कराएंगे या करंट अकाउंट में जमा कराएंगे, तो उसमें क्या है इंटरेस्ट बैंक को कम देना पड़ता है, ज़्यादा पैसा उनको वहाँ से मिल रहा है। अगर उनको लोन देना है तो सस्ता पैसा उन्हें मिलेगा और ज़्यादा अच्छा उनको इंटरेस्ट मार्जिन मिल जाएगा। तो 70% जैसे बात की कासा, देखो कासा भी 36% दिखाई दे रहा है हमें। तो उससे क्या है कि करंट अकाउंट में कोई लोन देना इंटरेस्ट देना ही नहीं होता बैंक को, और सेविंग में भी देखें तो बहुत ही 4-5% का नॉर्मल सा इंटरेस्ट होता है, लेकिन उनको जो रिटर्न मिलता है बैंक जब लोन देता है तो 12 से 15% के आसपास होता है। तो इस वजह से अगर बैंक डिपॉजिट काफ़ी अच्छे अपने पास रख पा रहा है, कासा अच्छा है, तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ सकता है, उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की बढ़ सकती है। तो इस तरह से अगर बैंक का अब तक का जो बिजनेस प्रोफाइल देख रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छे से देखा, बैंक की ब्रांचेस भी काफ़ी अच्छे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं और बैंक उनको लगातार बढ़ाने की तरफ भी काम कर रहा है। और पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छे से अपना बैंक का जो नेटवर्क है वो भी उन्होंने बढ़ाया है। बैंक के एडवांसेस में भी ग्रोथ आई है और बैंक के डिपॉजिट में भी ग्रोथ आई है। तो काफ़ी अच्छा प्रोफाइल बैंक का दिखाई दे रहा है। तो ये तो गई करंट रिजल्ट और करंट सिनेरियो के बारे में बात। अब हम चेक करते हैं बैंक का हिस्टोरिकल डेटा और पूरे फाइनेंशियल्स की बैंक ने पिछले 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है, कैसे कैसे चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे अब हम बैंक के पिछले 5 साल का डेटा चेक करेंगे। और बैंक के फाइनेंशियल सबसे पहले हम चेक करते हैं बैंक के डिपॉजिट का डेटा। यहाँ पे देखें तो 2019 में बैंक के पास में 43,000 करोड़ के आसपास के डिपॉजिट्स, जो कि अब बढ़ के 1,08,000 करोड़ हो गए हैं। आप देखें तो पिछले 5 साल में 2.5 गुना बैंक के पास में डिपॉजिट आ गए हैं, 43,000 से 1,08,000 करोड़। तो काफ़ी अच्छे से बैंक ने अपने पास बैंक को जो कस्टमर्स हैं उनको एक्वायर करा है। बैंक का जो लोगों का भरोसा है बैंक ने वो जीता है, इसलिए बैंक के पास में ज़्यादा डिपॉजिट है, ज़्यादा अकाउंट उन्होंने खोले हैं और पैसा अपने पास जमा करा है। बट ऑब्वियस थोड़ा इंटरेस्ट भी फालतू दिया होगा, इसीलिए बैंक जो है अच्छे से कस्टमर एक्वायर कर पा रहा है। उसके बाद करें एडवांसेज या लोन्स की, तो यहाँ पे भी सेम है। 40,000 करोड़ के आसपास बैंक ने 2019 में लोन दे रखे थे और अब ये बढ़ के 1,04,000 करोड़ हो गए हैं। यहाँ पे देखें तो ये भी लगभग 2 गुना से ज़्यादा बैंक का यहाँ पे बिजनेस हो गया है एडवांसेस के मामले में भी। उसके बाद करें नेट इंटरेस्ट इनकम की,
तो ये भी बैंक की काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुई, क्योंकि सारा बिजनेस बढ़ रहा है तो इनकम भी इंक्रीज हो रही है। 4,500 करोड़ के आसपास की बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आ रही थी 2019 के अंदर, जो कि अब बढ़ के 9,260 करोड़ हो गई है, डबल से भी ज़्यादा। बात करें यहाँ पे भी तो 20% के काफ़ी अच्छे CAGR से बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है पिछले 5 साल में। ऐसी बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो आप यहाँ देखेंगे तो 2019 में 8.1%, फिर 2020 में 7%, 6.69, 5.58 और 6.37 2023 के अंदर। 6.5% से ऊपर के आसपास का ही बैंक का एवरेज है। एवरेज की बात करें तो एक्जैक्टली 7% के आस बैंक का एवरेज आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दूसरे बैंक के मुकाबले काफ़ी अच्छा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा होने से क्लियर हमें ये पता लगता है कि बैंक जो पैसा ले रहा है मार्केट से, चाहे वो अपने कस्टमर से ले रहा है, चाहे वो दूसरे बैंक से कहीं से लोन ले रहा है, और आगे जब वो पैसा लोन पे देता है तो काफ़ी अच्छे अमाउंट पे लोन वो देता है। क्योंकि जैसे हम बात की थी, रूरल एरिया में बैंक का ज़्यादा काम है या अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ बैंक लोन दे रहा है, तो क्या होता है, जिन लोगों को लोन मिलने में दिक्कत होती है, हर बैंक उनको लोन नहीं देता। अगर ये बैंक देता है थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, तो भी लोग लोन ले लेते हैं, इसलिए बैंक का इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ देखें तो कुल मिलाकर पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ बैंक जो है मेंटेन कर रहा है। उसके बात करें नेट प्रॉफिट की, तो पिछले 5 साल से देखें तो 2,000 करोड़ के आसपास की बैंक की एवरेज है नेट प्रॉफिट की। 2019 में भी लगभग 2,000 करोड़, फिर 3,000 करोड़ हो गया 2020 में, 2,200 करोड़ पे 2021 में। 2022 में जो बैंक का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो गया, 126 करोड़ सिर्फ आया है, लेकिन आप देखें 2023 में फिर से इंक्रीज हो गया 2,200 करोड़ के आसपास। तो 2,200 करोड़ के आसपास की बैंक की एवरेज है पिछले 5 साल के यहाँ पे देखें प्रॉफिट की, तो काफ़ी अच्छे से बैंक प्रॉफिट भी यहाँ पे जनरेट कर रहा है। उसके बात करें बैंक के नेट NPS की, ये मुझे थोड़े हायर साइड पे लग रहे हैं। बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, बैंक को अपने जो NPS हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। पहले कम थे, 2019-2020 में देखें तो 0.58 थे, फिर 2021 में बढ़े, 21 में तो चलो कोरोना का पीरियड था तो सबके ही सारे बैंकों के यहाँ पे NPS इंक्रीज हुए, 3.5 आ रहा है इसका भी। लेकिन फिर देखें 2022 में, 2023 में 1.17, 1.66 2022 में, तो उस हिसाब से देखें तो बैंक का जो नेट NPA है वो 1% से ज़्यादा जा रहा है, जबकि कंपैरिजन देखें दूसरे बैंक जो प्राइवेट बैंक हैं उनका ज़्यादातर बैंकों का जो नेट NPA है 1% से नीचे ही है। तो उस हिसाब से देखें तो NPA के मामले में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट बैंक का जा रहा है। लेकिन वैसे जो हमने अब तक सारा डेटा चेक किया उस आप देखें तो बैंक ने पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। बैंक का सारे पैरामीटर बिजनेस बढ़ा है, बैंक के डिपॉजिट भी इंक्रीज हुए हैं, बैंक का एडवांसेस भी बढ़ा है, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है, सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बस NPA बैंक थोड़ा और अच्छे से अपने कंट्रोल कर ले तो बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल है, बहुत ही बढ़िया बैंक दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करते हैं बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज़ की, जो भी लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं वही लेटेस्ट डेटा है, उसके हिसाब से बात करें तो बैंक ने जो अपना कासा मेंटेन कर रखा है वो है 36.1% का। इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो बैंक काफ़ी अच्छा कासा होल्ड करता है, क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये भी बहुत ही बढ़िया बैंक का 19.8%, यानी कि 19.8% काफ़ी अच्छा बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। अगर 12% से ज़्यादा किसी बैंक का मिनिमम होना चाहिए, 12%, उससे ज़्यादा अगर है तो काफ़ी अच्छा मानते हैं। तो देखें तो 20% के आसपास यहाँ पे देखें तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आ रहा है, तो काफ़ी अच्छे से बैंक के पास पैसा है, कोई उसको इंसॉल्वेंसी की दिक्कत नहीं है। इस समय ये पता लगता है कि बैंक के पास कितना पैसा है और कितना वो रिस्क अपना मैनेज कर सकता है। अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है और वो ज़्यादा लोन देगा तभी वो ग्रोथ करेगा ना, तो ग्रोथ भी ज़्यादा होती है अगर एडिक्वेसी रेशियो अच्छा है, और साथ साथ बैंक के फेल होने के चांसेस भी कम रहते हैं। अगर पैसा उसका मार्केट मर गया तो थोड़ा बहुत पैसा उसको ऑलरेडी है कि उसको मैनेज कर लेगा चीज़ों को, ये हमें इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से पता लगता है। तो 20% के आसपास का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, बहुत ही बढ़िया रेशियो है। उसके बात करें एडवांसेस ग्रोथ की कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना ज़्यादा ग्रोथ आई है, तो 19% काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। बैंक ने 19% ज़्यादा लोन दिए पिछले साल के मुकाबले, तो यहाँ पर देखें तो क्लियर बैंक में ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। उसके बात करें कॉस्ट ऑफ फंड्स की कि मतलब जो बैंक पैसा लेता है मार्केट से या लोगों से जो उन्होंने डिपॉजिट कराए हैं वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको पैसा मिल रहा है। यहाँ पे देखें तो 6.8% आ रहा है, ये थोड़ा सा हायर साइड पे है। दूसरे बैंकों से कंपैरिजन करें तो 5-5.5% का ज़्यादातर लोगों का मैक्सिमम रहता है जो कॉस्ट ऑफ फंड है, लेकिन इस बैंक का देखें तो 6.8% का आ रहा है। ये थोड़ा सा उसको अभी ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोन जैसे पैसा जमा कराना है लोगों का, FD करानी है, दूसरी चीज़ें करानी है, तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को, तो बैंक पैसा जो आसानी से ले पाता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है थोड़ा सा कि बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को दे रहा है। उसके बाद का रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 14% का रिटर्न इक्विटी है, बहुत ही बढ़िया है। इसकी बात हमने पहले भी की थी, तो ये पैरामीटर भी अच्छा है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 1.9%, इसकी बात भी पहले कर चुके हैं, ये भी बहुत एक्सीलेंट है। 1% से ज़्यादा होना चाहिए और 2% तक कोई बैंक ले जाए तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे लगभग 2% ही आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा बैंक है, यहाँ पे रिटर्न इक्विटी भी दिखाई दे रहा है। उसकी बात करें करंट ग्रॉस NPAs की, ये बहुत हाई है। 7% के बैंक के ग्रॉस NPAs हैं, जो कि काफ़ी हाई नंबर है दूसरे बैंक के मुकाबले भी, और वैसे भी 7% बहुत ज़्यादा हाई है। साथ साथ बात करें नेट NPAs की, तो ये भी काफ़ी हाई है, 2.2% आया लास्ट क्वार्टर का,
तो जैसे हमने पहले ही बात की थी, बैंक का बाकी सब डेटा अच्छा है लेकिन बैंक के एनपीएस ज़्यादा है, यानी कि बैंक लोन तो ज़्यादा बांट रहा है लेकिन रिकवरी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए बैंक के एनपीएस ज़्यादा हो रहे हैं। तो बैंक को अपनी एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करने पर काम करना चाहिए, अपनी रिकवरी थोड़ी और अच्छी करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया बैंक के एनपीएस और ये क्वालिटी भी काफ़ी, एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ देखें तो हम देखा था फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं और साथ साथ यहाँ पे भी जो सारा ये की रेशोज आ रहे हैं इसके हिसाब से बैंक बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इस तरह हम अब जो पूरा बैंक का प्रोफाइल, फाइनेंशियल सब चीज़ देखें, उसको अगर हम यहाँ पे समराइज़ करें तो देखें तो बैंक में बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है बैंक का। बात करें तो फंडामेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैंक है आज की डेट में, भले इसका शेयर प्राइस अभी काफ़ी टाइम से डाउन चल रहा है और हो सकता है थोड़ा और भी डाउन हो जाए, लेकिन बात करें तो बैंक का बिजनेस अच्छा चल रहा है। जैसे हमने देखा बैंक का नेटवर्क भी अच्छा है, उसको बढ़ा भी रहा है, बैंक में डिपॉजिट और लोन सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, बैंक के सारे रेशियो बढ़िया हैं। तो कुल मिला के जो मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग मिली है सारा डेटा को चेक करके, मेरे हिसाब से फंडामेंटली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बैंक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी सीईओ वगैरह थोड़ा दिक्कत हुई है, चेंज हुए हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ ये सब टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं और हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता रहता है। लेकिन बात करें तो आज में जो उसका शेयर प्राइस चल रहा है वो हिस्टोरिकली डाउन है, तो इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो आप इस बैंक को बिल्कुल देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ इस डेटा के बेस पर नहीं, थोड़ा और अपनी रिसर्च भी कीजिए, अपना थोड़ा और दिमाग लगाइए, हो सकता है हमसे कोई चीज़ रह गई हो, आप उसको चेक कीजिए और फिर उस हिसाब से डिसाइड कीजिएगा आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन बात करें तो बंधन बैंक के बारे में आपको सारी डिटेल दे दी है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।